हम आज भारत के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में हैं। यह कान्हा टाइगर रिजर्व अपने जैव विविधता और वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो सन 1933 में गेम रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, तब इसको टाइगर रिजर्व के पहले बैच में शामिल किया गया था। यहाँ की जैव विविधता में हमें साल वन, मिश्रित वन और सागौन के वन पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बांस का वन भी अच्छा है, जिसमें हमें साल, महुआ, साजा, धावड़ा आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वन्य प्राणी विविधता की बात करें तो हमारे पास जो अपेक्स फूड चेन का अपेक्स एनिमल है वो टाइगर है। उसके साथ पैंथर, बेयर और जंगली कुत्ते मेन रूप से पाए जाते हैं। और हर्बीवोर की बात करें तो हमारी एक आइडेंटिटी बारहसिंघा के साथ है। हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा के साथ हम सांभर, चीतल और दूसरे अन्य जानवर भी यहाँ पे मैनेज करते हैं। वन प्राणी प्रबंधन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और वन प्राणी प्रबंधन में कान्हा टाइगर रिजर्व एक अग्रणी स्थान रखता है। बहुत सी प्रैक्टिसेज हमने यहाँ पे शुरू की हैं जो बाद में दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में भी लागू की जा रही हैं। यहाँ पर हम स्थानांतरण, हर्बीवोर जीवों का स्थानांतरण, चाहे बड़े हर्बीवोर हैं जैसे इंडियन गौर है या दूसरे एनिमल हैं बारहसिंघा और चीतल का ट्रांसलोकेशन यहाँ से कर चुके हैं और वो इंडिजिनस पद्धतियों से हो रहा है। इसके साथ हम टाइगर रिवाइल्डिंग की बात करें तो ये अपने आप में एकमात्र सेंटर है जहाँ पे टाइगर रिवाइल्डिंग का कंसेप्ट हमने 2006-07 में लागू किया था और आज तक हम 14 से ज़्यादा टाइगर बच्चों को रिवाइल्ड करके विभिन्न क्षेत्रों में भेज चुके हैं। दूसरी आर्गुमेंटेशन है हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, तो हम ग्रास लैंड मैनेजमेंट भी करते हैं और उसके साथ साथ जो एनिमल की डेंसिटी को भी मेंटेन करते हैं। और यह क्षेत्र हमारा जो है ये सतपुड़ा मैकाल रेंज है। यह हमारे जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है उसका कैचमेंट एरिया है और कैचमेंट नर्मदा के पानी को बनाए रखने के लिए जो हमारी मध्य प्रदेश की कृषि के लिए आवश्यक है, बनाए रखने के लिए इसका इस जलग्रहण क्षेत्र को मेंटेन करना आवश्यक है। इस मेंटेन करने के लिए हम एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाए रखने का प्रयास करते हैं और इस दिशा में हम कार्य करते हैं जिससे ये जो कैचमेंट एरिया है नर्मदा का वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। और साथ ही हम ये भी प्रयास करते हैं कि वन्य प्राणी प्रबंधन के साथ जो स्थानीय जनता है उनके भी रोज़गार की स्थितियां पैदा हों और इस रोज़गार के माध्यम से हम स्थानीय जनता का सहयोग अपने वन प्राणी प्रबंधन में भी ले सकते हैं और लेते हैं। हम लगातार हमारे जो कार्य होते हैं, चाहे वन प्राणी प्रबंधन हो चाहे हमारा हैबिटेट मैनेजमेंट का हो, उसमें स्थानीय जनता का उपयोग करते हैं जो मजदूरी के रूप में उनको एक राशि प्राप्त होती है। साथ ही हमारा जो टूरिज़्म की एक्टिविटी यहाँ पे चलती है उस टूरिज़्म की एक्टिविटी में भी उनका योगदान होता है और टूरिज़्म के माध्यम से हमारा जो एक स्टडी है उसके अनुसार लगभग 240 करोड़ रुपए का इनफ्लो एनुअल इस क्षेत्र में होता है। अभी हम सौंफ गांव में खड़े हैं। अब तो गांव नहीं है, अब ये केवल मिडो बचा है। आज से लगभग 50-55 साल पहले ये गांव हुआ करता था जहां पे फॉरेस्ट विलेज के रूप में लेबर सप्लाई के लिए हमने इसको बसाया हुआ था। हमें जो ज़रूरत है, हर पार्क में ये ज़रूरत होती है कि हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए ग्रास लैंड हो। ग्रास लैंड भी आइडियल माना जाता है कि 10% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द पार्क होना चाहिए। तो उसमें नया हम ग्रास लैंड क्रिएट करें वो टाइम लगता है और हमें काफ़ी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। वो आज के संदर्भ में तो उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अगर हम जो हमारे फॉरेस्ट विलेज हैं या जो विलेज इनसाइड पार्क हैं
एनटीसीए की गाइडलाइन भी है कि हम इनको इनवायलेट टाइगर हैबिटेट रखें। तो उस दृष्टि से सौंफ गांव को भी, लेकिन सौंफ गांव को टाइगर के लिए नहीं, बारहसिंघा के लिए हमने रिलोकेट किया था। और आज यहाँ पे इस गांव के जो इसका एरिया है जो ग्रासलैंड का, ये करीब करीब 250 हेक्टेयर है। और about 30% of the population of the park of Barasingha is residing in this grassland only. वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में जो किसी भी पार्क का या किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया का जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और बिना उनके हम कोई भी कंजर्वेशन प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। अगर ये गांव रिलोकेट नहीं हुआ होता तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बारहसिंघा की पॉपुलेशन खत्म हो गई होती और एक स्पीशीज यहाँ दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई होती। यहाँ के गांव वालों ने उस समय सेक्रीफाइस किया जब कोई रिलोकेशन पैकेज नहीं था और किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया से रिलोकेशन की कोई नहीं पहले का कोई इतिहास था, नहीं कोई पॉलिसी बनी हुई थी। फिर भी यहाँ के गांव के लोगों ने सेक्रीफाइस किया। अपनी जमीन छोड़ना कितना मुश्किल काम होता है। अगर उस जमीन को छोड़ के हम बाहर बस रहे हैं तो एक वो उसकी जो सेक्रीफाइस है उसको कोई स्केल नहीं कर सकता है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सौंफ के तत्कालीन जो बासिंदे थे उन्होंने कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। और इनकी तर्ज पे ही दूसरे गांव वालों ने भी, जब इनकी शिफ्टिंग हुई है, फिर इनके माध्यम से हम दूसरों को अप्रोच किए। तो इस तरीके से जो 24 गांव और उसके बाद फिर पूरे 35 गांव जो निकाले गए हैं, उन गांवों के कारण जो हमारा ग्रासलैंड का स्टेटस बढ़ा है और ग्रासलैंड का एक्सटेंट बढ़ा है। तो हर्बीवोर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ, हर्बीवोर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ तो उनके कार्निवोर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम देखें कि जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं या जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हम सक्सेस देख रहे हैं, उनमें गांव वालों का, जो यहाँ पे रहते थे, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डिपार्टमेंट तो एक टूल हो सकता है, लेकिन जब हम किसी की सेक्रीफाइस की बात करें तो वो केवल और केवल गांव वाले हैं। Tourism gives a lot of benefits to the local communities. As part of ecotourism, we ensure that all the resorts are primarily staffed by the local people, and a big chunk of the revenues that we earn through tourism, they go to the local communities and they empower the local communities economically. Thirdly, it helps us in the revenue that we generate through tourism. It helps us in management of wildlife because it gives a good chunk of resources for us to essentially be able to take care of our wildlife management activities, for example, habitat management or water management, protection, etc. And what happens is whatever works that we do here, they are 100% labor intensive. And so we provide livelihood to the local marginalized societies, which are primarily tribal societies, and there are some primitive vulnerable tribal groups as well, Bega communities there. So tourism in that sense provides a very holistic development to the area and provides an importance to conservation for the local people as well as for the people at large. Tourism in Kanha, we have basic safari in core area. So during that safari, it is very important to ensure that wildlife is not adversely affected and their routine is not disturbed, they are not disturbed. So first and foremost, all the gypsy guides and drivers are well trained, and at the entrance itself, the tourists are told what to do and what not to do. So for example, teasing the animal or trying to lure the animal to come towards the vehicle or blocking their path just to
make sure that they get a good shot or they can get a good picture very close to the animal. So those things are simply not allowed. Those things are categorically told to the tourists. And to ensure that, so more or less all the guides follow this. We have very good disciplined guides in Kanha Tiger Reserve who make sure that such things don't happen. So they, whenever there is a tiger sighting, naturally there is a lot of excitement among the tourists and everyone wants to get as close to the animal as possible. So the guides themselves try to make sure that there is not much noise, its path is not blocked, and people orderly go and see the animal and maybe move on. So to make sure that they do their duty, we have our apps which make sure that they don't stop at a single point for more than 10 minutes. So otherwise what would happen, some animal is nearby, so one vehicle who is closest probably will stay on for 20-30 minutes and the other people will get not get the chance. So to stop that, 10 minutes ceiling is kept. So that is tracked by the app, Bagheera app. And then what we do is that we have people who are patrolling the area all the time. Our range officers and ADs are in the field all the time, and they make sure that in the tourism area there is no violations. So whenever we are going in the field, and if there is a tiger, of course there will be a lot of vehicles because people primarily come to see tiger. So but we make sure that nobody is violating the space that a tiger should have. So those things are also ensured, and any violators are brought to book and strict action is taken against them. Hi, I'm Amita. I'm DD Buffer Kanha Tiger Reserve. So let me explain what is buffer. Buffer is basically a multiple use area. So it is not just forest, we'll have even revenue and private land. And one example is this village which is part of buffer region in Kanha Tiger Reserve. And when it comes to Kanha Tiger Reserve, in buffer region we basically have around 1 lakh hectares, but more than half of it is forest. So you will find even very good forest even in buffer region, in spite of the amount of pressure we have because of the human habitations as well. And coming to the significance of buffer region, we have 3 things here. One is wildlife protection, because in Kanha, if you ever get to see the map, you will see that core is almost completely surrounded by buffer region. So it acts as a cushion between core and the human habitations. And secondly, it is development of villages and the people who are living in this buffer region. Many of these buffer villages were actually those which were staying inside the national park and were relocated some time back. Like it's been some decades now. So development of these villages have been a priority of the buffer region. So the things that have been done in these villages is through a concept called Eco Development Committee, where we do roads development, we do skilling, and sometimes it's just using the skills which are already present. Like in this village, you can see Baiga jewelry which was already present. Now we are giving a chance that it can be marketed through our souvenir shops in Kanha. And thirdly, it is ecotourism, because core today is facing a lot of pressure of tourism. So buffer can actually reduce that pressure while improving livelihood options for these people. And again, one of the good examples is one of the safari in buffer region, the earnings is completely given to the Eco Development Committee so that it actually transforms into prosperity for these people. And so what I can say is buffer is majorly about coexistence, while core is completely about being free from human disturbances. So in buffer you will see wildlife and humans thriving well. Thank you.